हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री मैम आ टीचर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का एक्शन फुल कोर्स, हम लोग उसे कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। उसमें हमने 4 वीडियो बना दिए हैं, उस प्रीवियस आप देख लीजिए स्टार्टिंग का। और ये है मेरा 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्रॉप में कौन कौन से पार्ट हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तो ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया, आप जाके उस वीडियो को देख लें। वो वीडियो काफ़ी बताया था कि वो लंबी हो जाएगा, मैंने वहाँ तक मैन्योर तक आपको बढ़ा दिया था। आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर। तो आज मेरा केवल सिंगल टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजर, तो ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी। और आप जानते हैं मैं ये जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड बोथ दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़ नहीं होगा, सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड दोनों के लिए दिया गया है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में डिफाइन कर रही हूँ, तो ना इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम होगी, ना हिंदी मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ना आता हो बायोलॉजी में, जिन्हें डर लगता हो, कि टफ है। तो बायोलॉजी को मैं आपको इतना ईजिली बता दूंगी, इतना ईजिली समझा दूंगी ना कि डर तो कभी नहीं लगेगा, आप फटाफट आंसर देने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियो को, क्योंकि हम पूरा चैप्टर फिनिश करें और कोई भी चैप्टर हम लोग गैप नहीं करेंगे, कोई भी पॉइंट गैप नहीं करेंगे, सब पढ़ाएंगे हम आपको। तो आपको फिक्र नहीं करना है, ठीक है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, बस क्या करना है सब्सक्राइब करना है और लोगों से सब्सक्राइब करवा लेना है, ठीक है। जितने सब्सक्राइबर रहेंगे मेरे उतना मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ये लोग पढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पढ़ाना और अच्छे से मुझे पढ़ाना, अच्छे से समझाना, ठीक है। बी पार्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट commercial manufacturing using chemical fertilizer supply nitrogen, phosphorus and potassium NPK. They are used for good vegetative growth. Its growth, that is growth of leaves, branches and flower, giving rise to healthy plant. Fertilizer are one of the major components for obtaining higher yield, especially in expensive farming practices. Fertilizer contain much higher amount of nutrients in comparison to the minerals and are therefore used in very small quantities. A complex fertilizer is one which contain all three critical elements of minerals: nitrogen, phosphorus and potassium. This fertilizer may be supplied on one or more nutrients chemically. They may be inorganic compound, example ammonium sulfate, or organic compound, that is urea. On the basis of availability of nutrients from them, fertilizer are dividing into following four group. तो सबसे पहले जानेंगे फर्टिलाइज़र होते क्या हैं। फर्टिलाइज़र को बोलते हैं उर्वरक। छोटा उ व र का उर्वरक। फर्टिलाइज़र प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट्स को कौन? उर्वरक, फर्टिलाइज़र, जो व्यावसायिक रूप से रसायनों का उपयोग करते हैं, मतलब केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम NPK, ठीक है। नाइट्रोजन N होता है, फास्फोरस को हम लोग P कहते हैं और पोटेशियम K की आपूर्ति करते हैं। इनका उपयोग अच्छी वनस्पति वृद्धि, मतलब कि फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करते हैं? पेड़ पौधे को न्यूट्रिशन मिले, और जब पेड़ पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लांट्स को न्यूट्रिशन, तो अच्छे से ग्रो करेगा। वो ग्रो मतलब उसकी ग्रोथिंग बढ़ेगी और वो अच्छे फल देंगे मुझे, वही इसमें लिखा है। उसके लीव्स, ब्रांच और फ्लावर। लीव्स, ब्रांच अच्छे होंगे, लीव्स पहले ब्रांच होंगे फिर उसमें लीव्स होंगे। लीव्स बहुत अच्छे होंगे, जैसे देखने में वो बहुत अच्छे सुंदर लगे। पौधे, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए आम का पेड़, ठीक है। आम का पेड़ जब उसको न्यूट्रिशन, पानी, हवा, सॉइल, अच्छे से उसको पोषण मिलेगा, खाना मिलेगा, तो वो बढ़ेगा कि नहीं, सनलाइट सब कुछ मिलेगा उसे, तो वो बड़ा होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे बड़ा होगा तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, उसकी ब्रांचेस भी बहुत सारी रहेंगे और फूल भी देगा और फल भी वो बहुत अच्छे। वही फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा। हेल्थी रहेगा, जिसकी स्वास्थ्य पौधे को जन्म मिलता है, विशेष रूप से जैसे जन्म मिलता है, मतलब कि फर्टिलाइज़र अगर आप खाद अच्छा देंगे, ठीक है, किसी इंसान को खाना अच्छा देंगे खाने के लिए, एग्जांपल से समझ लीजिए, खाना अच्छा खाने के लिए देंगे, हमेशा न्यूट्रिएंट वाला दाल चावल रोटी सब्जी देंगे, तो कैसा रहेगा? हष्ट रहेगा, पुष्ट रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, हेल्थी दिखेगा, ठीक है। आपको वो आकर्षित लगेगा देखने में अच्छा। अब किसी को केवल पानी वाला डाल दीजिए तो कैसा लगेगा? उसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे ही नहीं, उसके अंदर विटामिन्स रहेंगे ही नहीं, मिनरल्स उसके अंदर रहेंगे ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट होंगे ही नहीं, तो वो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही जैसे हम लोग ह्यूमन्स बीइंग रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स की भी देखभाल हमें करनी पड़ती है।
वही उसके लिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो प्लांट्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब खाद का यूज़ करते हैं, मिट्टी, जिसे हम उर्वरक कहते हैं। और नेक्स्ट, उर्वरकों में खाद की तुलना मतलब फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, फर्टिलाइज़र कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन कंपैरिजन। उर्वरक में खाद की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ हम लोग कम मात्रा में करते हैं। उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र वह है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक ऐसा फर्टिलाइज़र, कंप्लीट फर्टिलाइज़र वो है जिसमें तीनों महत्वपूर्ण तत्व हैं। तीनों जैसे फर्टिलाइज़र में सबसे मेन क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो मेन है। ये उर्वरक एक या अधिक पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, ये मतलब सप्लाई वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा, दिस फर्टिलाइजर में सप्लाई वन और मोर न्यूट्रिएंट, ठीक है। केमिकली दे आर मे बी इनऑर्गेनिक, मतलब इसमें बता रहा है रासायनिक। केमिकली तो आप जानते हो रासायनिक होता है, रासायनिक रूप से वे अकार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, जैसे अमोनियम सल्फाइड। और ऑर्गेनिक, देखिए इनऑर्गेनिक क्या है? अमोनियम सल्फाइड। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक जो है वो अमोनियम सल्फाइड है, और कार्बनिक यौगिक जो है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया है, हो सकते हैं। उससे पोषक तत्व की उपलब्धि के आधार पर, मतलब इसमें दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम फर्टिलाइजर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 ग्रुप। फर्टिलाइजर को हम 4 ग्रुप में बांटे हैं, तो देखते हैं। तो आप लोग ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम फर्टिलाइजर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट पे है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं। दीज फर्टिलाइजर सप्लाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजनल फर्टिलाइजर आर यूरिया, फॉर्मूला क्या है? CONH2। किसका फॉर्मूला है ये? CONH2 किसका फॉर्मूला है? कमेंट करिए जल्दी से। CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया आपको वहाँ नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पे, यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 का होल ट्वाइस। आप याद कर लीजिए, ठीक है, 10 बार इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। उसके बाद आता है अमोनियम सल्फाइड, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये देखिए NH4 ऐसे लिखेंगे, इसका होल ट्वाइस, ठीक। NH4 मतलब 2 बार है, NH4 फिर SO4, ठीक। NH4 होल ट्वाइस प्लस SO4 किसका फॉर्मूला हो गया? अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखिए SO4 भी है, NH4 है, बस आपको लगा देना है NH4 में होल ट्वाइस, मतलब NH4 2 बार है, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। फिर चौथे नंबर में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम तो आप जानते हैं Na होता है, नाइट्रेट NO3, सोडियम Na नाइट्रेट NO3, सोडियम Na नाइट्रेट NO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, सोडियम तो सबको पता होगा क्योंकि साल्ट में पाए जाते हैं सोडियम, तो सोडियम का फॉर्मूला सबको याद होगा, Na नाइट्रेट याद कर लीजिएगा NO3। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3। अमोनिया मतलब NH4, अमोनिया हम लोग NH4 लिखते हैं, और नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 का होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का NaNO3, फिर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का होल ट्वाइस। तो अब हम बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन उर्वरक जो हैं, ये उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। किसका? माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये किस चीज़ का सप्लाई करते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का सप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि यूरिया CONH2 का होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट NH4
होल ट्वाइस SO4 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, एंड चौथे नंबर में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का फार्मूला NaNO3। जिसको याद हो गया जल्दी से वो कमेंट करके लिख दे, पता चले कि किस किस बच्चे को याद हुआ है। उसके बाद 5वें नंबर में है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है, अब इसमें अमोनियम अमोनियम 2 बार आया, आप ये ट्रिक देखिए, अमोनियम अमोनियम को 2 बार आया। देखिए एक सेकंड नंबर पे आया अमोनियम सल्फेट और 5वें नंबर पे है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम याद हो गया आपको NH4 होगा, सल्फेट HO4, बस अमोनियम सल्फेट में आपको 2 कर देना है, NH होल ट्वाइस मतलब 2 बार लिखना, होल ट्वाइस लगा देना, SO4 या अमोनियम सल्फेट बन गया। और 5वें नंबर वाला जो है अमोनियम नाइट्रेट, उसमें क्या NH4 तो होगा, NO3 होगा, बस ये आपको याद हो गया। एंड नेक्स्ट नंबर में है फॉस्फेट फर्टिलाइजर का, दे आर सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फेरस, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फेरस है। देखिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो था वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजनस था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजनस था। ठीक है, और ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फोरस है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, फास्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट फास्फोरस का है, नाइट्रोजन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का। इसमें एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइजर है सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट एंड थर्ड डीकालेशियम फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पोटैसिक फर्टिलाइज़र। पोटैसिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? दीज फर्टिलाइज़र सप्लाई पोटेशियम, पोटैसिक जो फर्टिलाइज़र है वो सप्लाई करता है पोटेशियम। विच वन ऑफ द इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ इसेंशियल है, काफ़ी है। क्या काफ़ी है? पोटैसिक फर्टिलाइज़र। एग्जाम्पल ऑफ पोटैसिक फर्टिलाइज़र म्यूरेट ऑफ पोटेश और पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KCl जो है वो, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और थर्ड नंबर पे है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, म्यूरेट ऑफ पोटेश पोटेशियम क्लोराइड KCl ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे K2SO4। फिर नेक्स्ट नंबर पे है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? व्हेन अ फर्टिलाइज़र कंटेन अ लीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट, मतलब कोई ऐसे उपवर्ग जिसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स मतलब खाद होते हैं, जैसे N P2O5 एंड K2O, मतलब ये इसमें 2 से, ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब संगठन, मिल जाना, 2 एलिमेंट्स को मिला देना, वो हो गया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसमें एग्जांपल है नाइट्रोफॉस्फेट, तो देखिए इसमें कैसे 2 हैं, नाइट्रो एक अलग है, फॉस्फेट अलग, तो ये 2 हैं, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। उसके बाद अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें अमोनियम अलग है, अमोनियम का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, NH4। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट अलग है कि नहीं, दोनों अलग है। ऐसे ही थर्ड नंबर पे आ जाएगा यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। यूरिया का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, जल्दी से कमेंट करिए, CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, कमेंट करिए, याद हो गया, CONH2 का होल ट्वाइस, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। अब देखिए यूरिया अलग है, अमोनियम फॉस्फेट अलग है, और इसको दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो यूरिया का फॉर्मूला हमने बताया था CONH2 का होल ट्वाइस, एंड अमोनियम का फॉर्मूला NH4, एंड फॉस्फेट का फॉर्मूला बताइए किसको है याद, जल्दी बताइए, फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं याद है? चलिए ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा फॉस्फेट का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, ये हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे।
Fertilizers should be applied scientifically in terms of proper dose, time, pre and post applications, precautions for their complete utilization. For example, sometime due to excessive water, fertilizer get washed away and do not get fully absorbed by the plant. Fertilizers generally get washed off through irrigation, rainfall, and draining, and pollute river, lakes, streams, causing toxicity, algal bloom, and eutrophication, disturbing the ecosystem. The water of those water bodies become unfit for human composition and even kills the aquatic animals such as fishes. So chemical fertilizer must be used carefully in judiciary. अब ये आपके सर के बाहर जा रहा होगा कि ये कह क्या रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, फ्रीली माइंड पढ़िए, ठीक है। जब गायत्री मैम है यहाँ आपको पढ़ाने के लिए तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत। चलिए अब आपको मीनिंग बता दें। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, लाइक कर दें, मैं आपके लिए कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जाके। तो वही मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना। उर्वरक तो आपने अभी तक तो आप सब लोग जान गए होंगे कि उर्वरक 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 मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, उर्वरक उर्वरक उर्वरक। तो आपको पता चल जाएगा फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ। उर्वरक के पूर्ण उपयोग के लिए उचित सुराग, समय, पूर्व और बाद की सावधानियाँ, मतलब जब हम फर्टिलाइज कर देते हैं, पेड़ में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो इसमें लिखा है। तो इसमें बताया प्रॉपर डोज, ठीक, समय मतलब टाइम देना पड़ेगा, प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन, पूर्व के बाद सावधानियां रखनी पड़ेंगी, मतलब खाली खाद डाल के चले नहीं जाना, उसके बाद उसको देखभाल भी करना, वही बताया गया इसमें। तो आप जान गए इजी वे में कि क्या लिखा है। उर्वरक के वैज्ञानिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, मतलब इसमें बोल रहा है कि फर्टिलाइज़र जो है वो साइंटिफिकली एप्लीकेशन अप्लाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे साइंटिफिकली, जैसे फर्टिलाइज कर दिया, खेत में पौधे लगा दिए हमने, खाद पानी दे दिए, फिर गए घर पे सो गए, नहीं, ये नहीं करना। हमें उसे समय देना पड़ेगा, टाइम, हमें उसको बार बार देखने जाना। जैसे सुबह किसान जाता है देखने, सुबह जाता, शाम को, रात में देखभाल करना पड़ता है, वैसे हमें पेड़ पौधे की भी देखभाल करनी पड़ती। वही लिखा है कि हमें समय के बाद सावधानियां रखनी पड़ेगी, खाली उसको लगा के चले नहीं जाना पड़ेगा। अधिक पानी, मतलब कि पानी देना पड़ेगा उसको, ज़्यादा पानी नहीं देना है, कम पानी देना है, ये सब। उसको सिंचाई कितनी करनी है, ठीक है। फिर सिंचाई करने के लिए हमें कितना पानी की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो तो ऊपर तालाब बन जाएगा, तो वह फसल आपकी ख़राब। कम पानी डाल देंगे तो उसको कम पोषण मिलेगा। तो कितना पानी आपको डालना है, ये सब फर्टिलाइज़र में आते हैं। केवल आपको मिट्टी में लगा के चले नहीं जाना, उसका देखभाल करना, वही बताए। फिर उस पानी को डाल देंगे, फिर उस पानी को, जो आपने देखा होगा किसान होते हैं, फिर उसको निकालते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ देते, फिर निकालते हैं, फिर जल निकास करते हैं के रूप में वर्षा। जैसे पानी को हम देखें, अब साइंटिफिकली हो गए हैं, अब ऐसे खेत में पानी कैसे आ जाते हैं, नहर वहर से पानी ले लिए जाते हैं, वो बड़े बड़े पंप लगे रहते हैं, हम देखे होंगे खेत में। लेकिन पहले के लोग जो थे वो क्या करते थे, वर्षा का इंतज़ार करते थे कि नहीं पानी बरसेगा तब खेत में पानी आएगा। लेकिन अब तो ये सब चीज़ चेंज हो गया है, सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, तो ये खेती भी, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम भी मॉडर्न हो गया है। नहीं तो पहले हमें कहाँ से पानी मिलता था, वर्षा से मिलता था, नदियों से मिलता था, झीलों से मिलता था ना। अब इसमें बताया गया है कि फर्टिलाइज़र जनरली गेट वेस्टेड ऑफ थ्रू इरिगेशन, रेनफॉल। मतलब आज के फर्टिलाइज़र में जो है, साइंटिस्ट को क्या परेशान करा कि आजकल के देखिए, जो नाली वाली के पानी है वो कहाँ जाते हैं, झीलों में, नदियों में, यहाँ सब चले जाते हैं।
तो हमारी फसल खराब। अब फसल में हम नाली का पानी डालेंगे तो कोई फसल अच्छी होगी? बताइए। आप अब खाना छोड़ के कूड़ा खाने लगेंगे तो आपको क्या प्रोटीन मिलेगा? पहली बात तो आप ज़िंदा बचेंगे ही नहीं। तो वही है, जैसे आप कूड़ा नहीं खा सकते वैसे हम अपने फसल में क्यों नाली के पानी से सिंचाई करें? वही लिखा हुआ। ये आज की बहुत बड़ी दुविधा है कि आजकल जो भी झील हैं, जो भी नदियां हैं, नाले हैं, वहाँ पर प्रदूषित हो गए हैं, वो एकदम प्रदूषित हो गए। तो सबसे पहले तो हमें उसे साफ़ करना पड़ेगा सिंचाई के लिए। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बताया, टॉक्सिसिटी का हो जाते हैं। अब बताइए, आप वो नाली के पानी वाला फसल खाएंगे तो आप कैसे रहेंगे? आपको कौन सा प्रोटीन, कौन सा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? आप खुद ही एक बार खुद ही सोच लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या सोच लिया आपने। वही इसमें लिखा हुआ। इस समय मतलब इस टाइम में परेशान कर रहा है ये चीज़ कि गंदा पानी है। उसके बाद इस जलाशय का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त हो रहा है। मतलब ये नाली का पानी देख रहे हैं, जिसके पास वाटर फिल्टर नहीं है वो तो यही तो पी रहे हैं। नल का पानी देख रहे हैं, गंदा पीला पानी आ रहा है, तो यही सब पी रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शरीर में जाके? वो क्या असर दिखा रहा है? आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे रहा है? नहीं, आपके बॉडी सिस्टम को वो ख़राब कर रहा है, आपके पार्ट्स को ख़राब कर रहा है, आपके खून की बहाव को रोक रहा है। गंदगी जा रही है, बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जा रहे, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? पाल्टी ही तो करेंगे जाके अंदर, कि नहीं वो बैठ जाएंगे एक तरफ, नहीं नहीं मैं इनके अंदर हूँ, मैं इसको नहीं कुछ करूँगा। क्या होगा? आप बीमार तो पड़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो आप ये जानिए कि हमेशा हमें साफ़ सुथरा हाइजेनिक ही रहना चाहिए। और ये आज के समय पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिश जो होती हैं वो आधा तो वो इन्वायरमेंट क्लियर रखती हैं, ठीक है। मछलियाँ जो हैं वो इन्वायरमेंट क्लियर रखती हैं। अब आप उन्हीं को किल कर देंगे तो वो पानी के अंदर का इन्वायरमेंट कौन क्लियर रखेगा जब उसमें कोई रहेगा ही? जैसे आप एक घर में रहते हैं, तो जब आप उस घर में रहते हैं तो उसको अच्छे से रखते हैं। अब 1 महीने के लिए बाहर चले जाएंगे तो आपका घर कैसा जाला वाला लग के एकदम बेकार हो जाएगा। वैसे ही जब मछलियाँ ही नहीं रहेंगी तो पानी कैसा हो जाएगा? एकदम गंदा हो जाएगा। इसीलिए हमें फिश को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स हम इस फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं उर्वरकों के लिए, उसे हमें सावधानी पूर्वक से यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एक केमिकल ही होता है। तो अगर वो केमिकल जाएगा कहीं पॉन्ड में, रिवर में, तो क्या करेगा? हार्मफुल करेगा। मछलियाँ तो जानेंगे नहीं कि केमिकल है, अब मुझे इसको नहीं खाना। पानी में रह रही हैं तो पानी में ही गिल्स से अपना सब काम कर रही हैं, खा पी रही हैं। तो क्या करेंगी? वो सिर्फ पानी सांस लेंगी और पानी के द्वारा उनके पेट के अंदर चले जाएंगे वो केमिकल और वो नष्ट हो जाएंगी, मतलब मर जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग को कोई भी काम करने से पहले सावधानी करनी चाहिए और हमें हाइजेनिक रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ साफ़ सफाई हो वहीं पे रहना चाहिए और जहाँ गंदगी हो वहाँ पे साफ़ करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं कि वहाँ से चली जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन हैव बीन डिस्कस, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजेशन होते क्या हैं।